तो कोई कोई तो जन्मतः रहते हैं जिसे हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स भी कहते हैं। ओके। वैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स बच्चे उस मतलब कैटरैक्ट के साथ पैदा होते हैं जिनों की माँओं को व्हेन जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तब उनको सही तरीके का पोषण नहीं मिला हो, या तो वो किसी ड्रग अब्यूज़ करे या कुछ उनको कोई ड्रग्स की आदत हो, ऐसी माँ एडिक्शन पे हो, या तो उनको कोई मार लगा हो, माँओं को उनको कोई ट्रॉमा हो, ऐसी माँओं के लिए, या जिनको कोई इन्फेक्शन हो गई हो। लेज़ी आई में ऐसा होता है कि एक आँख का जो सिग्नल है वो ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज एक में अब नहीं हो पाता, तो जो ब्रेन है वो सिर्फ दूसरी जो स्ट्रॉन्गर आई है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करती है। ओके। सो ये आँख काम करना धीरे धीरे लेज़ी हो जाती है, वो कभी कभी मुड़ जाती है। सो आपको आपके बच्चों में ये साइंस देखनी चाहिए कि बच्चा तिरका मतलब स्क्विंट टेढ़ा, कर रहा है, यस। तिरछा दिख रहा है, या एक आँख से ऐसे नज़र तिरछी करके देख रहा है, या वो ऐसे आँख और नेक बेंड करके देख रहा है। ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों में माँ बाप को या उनके टीचर्स को या उनके गार्डियंस को ये सब नोटिस करना ज़रूरी रहता है। और ऐसी सर्जरी में जैसे ही हमने ओपन किया केस को, हमने देखा कि वो पूरा न्यूक्लियस विथ द न्यूक्लियस, हम जस्ट ओपन भी नहीं करा, टच करने तक ही पूरा न्यूक्लियस ड्रॉप हो गया था। माय गॉड। सो वो जो न्यूक्लियस ड्रॉप हुआ उसके बाद हमको इमिजिएटली क्लोज़ करके हमें उन्हें एक रेटिना सेटअप में ले जाना पड़ा, और फिर वो रेटिनल विट्रेक्टमी करके उसे न्यूक्लियस को उठाए हमको दूसरी प्रकार की लेंस डालनी पड़ती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट में। दोस्तों, क्या आप सब ने कभी ये सोचा है कि हम हमारे पूरे जीवन में जितनी भी चीज़ों का अनुभव करते हैं उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होता है चीज़ों को देख पाने का। जी हाँ, हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है उन सब चीज़ों को देख के समझने का। कभी आपने ये सोचा है कि क्या आप अपनी आँखों की जो दृष्टि है जिसकी वजह से आप ये सब देख पा रहे हैं, कहीं इसको आप अब्यूज़ तो नहीं कर रहे? क्या आपको लगता है कि आप अपनी आँखों का सही तरीके से ख्याल रख रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपकी आँखों में किसी भी तरीके की तकलीफ़ है तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलने से काम हो जाएगा क्या? जी नहीं। जानने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर प्रियंका कारंडे कनकिया, जिन्होंने खुद ऑप्थेल्मोलॉजी में अपना MS कंप्लीट किया है और 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते मैडम। नमस्कार। आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू, आपने हमको इधर इनवाइट किया है, उसके लिए आज आपसे बात करते हुए हमको सारी अपन बातचीत करते हैं ताकि अपने को सारी बात पता चले कैसे है। श्योरली। मुझे पक्का यकीन है कि हमारे जितने भी दर्शक आज हमारा थंबनेल देख के आपके इस पॉडकास्ट को देखने आए हैं, वो सब ज़रूर ये अपेक्षा करेंगे कि आप हमें आँखों से जो भी बीमारियां बनती हैं और हैं जुड़ी हुई, उन सब की इतनी अच्छी जानकारी देके जाएंगे कि उनको वापस किसी डॉक्टर्स के एडवाइस के लिए मोहताज ना रहना पड़े। चलो, अच्छा है अगर ऐसे जितना भी हम ज्ञान फैला सके आँखों से रिलेटेड या कोई भी चीज़ से जो किसी का भी ये करते हैं, उद्धार करते हैं, वो उसमें हम हमेशा रेडी रहते हैं। सारे डॉक्टर्स की यही इच्छा है कि सबको जितना ज़्यादा ज्ञान मिले आँखों के बारे में, उसमें उन्हें हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली। सो आप शुरुआत इसी बात से करते हैं कि मेडिकल साइंस में इतने सारे अलग अलग फील्ड्स थे जो आप चुन सकते थे, तो वो क्या बात थी जिसने आपको सिर्फ ऑप्थेल्मोलॉजी ये चुनने पे मजबूर किया? सो एक्चुअली बहुत सारी फील्ड्स है मेडिकल में, और जब हम MBBS करते हैं तब हमको जो 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसमें हमको सारी फील्ड्स में काम करने का मौका मिलता है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से हमको प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे कहते हैं वो होता है। और जब मैंने आँखों के डिपार्टमेंट में काम किया तब मुझे ये पता लगा कि एक तो आँखों की सर्जरी एक दिन पहले
इन उस पेशेंट को दिखने में बहुत दिक्कत आती है, और दूसरे दिन जैसे ही सर्जरी हो जाती है और कुछ ही घंटों में उनकी नज़र एकदम साफ़ हो जाती है। वाओ। सो ये जो कैटरैक्ट का ऑपरेशन है जो अब बहुत एडवांस्ड हो चुका है, वो मुझे काफ़ी मैजिकल लगता है। ऑफ कोर्स उसके साथ में उसके सारे थिंग्स, उसके सारे फैक्टर्स है, बट जो कैटरैक्ट सर्जरी है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी कहिए। उसको सीखने में काफ़ी समय लगता है, Of उसे course. परफेक्टली करने में काफ़ी सारा वक्त लगता है, काफ़ी सारे पेशेंट्स, काफ़ी सारी केसेस से आपको जाना पड़ता है, बट एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। एक जैसे जिसे कि हम कह सकते हैं कि आज पेशेंट को दिख नहीं रहा है और कल उसको दिखने लग गया, तो वो पेशेंट्स जो घर जाते हैं वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। 90% ऑफ द टाइम वो सारे पेशेंट्स सेटिस्फाइड घर जाते हैं। ये बात मुझे ऑफ्थैल में अच्छी लगी थी, और बाद में पता चला कि उसमें बहुत सारी दूसरे भी फैक्टर्स है, बट बेसिक जो हम सर्जरीज करते हैं कैटरैक्ट, उसमें काफ़ी एक पेशेंट सेटिस्फैक्शन है। एंड आई एम श्योर कि वो पेशेंट बहुत आनंद के साथ भी घर पे जाते होंगे, जी, बिकॉज जैसा आपने कहा कि एक दिन पहले तक उनकी जो दृष्टि है वो बहुत संकुचित थी और अगले दिन वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। सो जैसा आपने उल्लेख किया कि कैटरैक्ट ये बहुत फेमस है, और फेमस तो नहीं एक्चुअली इनफेमस है, और बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है। तो अगर आप इसी से हमको आगे ले चलें कि कैटरैक्ट्स में कितने प्रकार होते हैं। सो कैटरैक्ट्स जो होता है वो आँखों के अंदर की लेंस है, और वो लेंस के ऊपर जब सफ़ेदी आ जाती है उसे हम कैटरैक्ट, या आम भाषा में मोतीबिंद कहते हैं, मोतिया कहते हैं। तो जो लेंस होती है अगेन, उसमें जो एक ग्रोथ होती है सेल्स की, जो वो ग्रोथ जब ज़्यादा हो जाती है और वो बुढ़ापा, मोस्टली बुढ़ापे की साथ आती है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे बाल पक जाते हैं, हम 40 क्रॉस करते हैं हमारे बाल पकने लगते हैं, वैसे ही मोतिया भी पकता है। और वो जब पकने लगता है उसके अंदर जो पीशिया है, वो सेल पीशिया एक थैली के अंदर है, उस थैली को हम लेंस कहते हैं। और वो थैली जब वो पीशियों को अंदर समा नहीं पाती है, तब उनका अरेंजमेंट एक दूसरे से ख़राब होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो ख़राब होती है, तब ये मोतिया बनना चालू हो जाता है। अब मोतिया का जो बुढ़ापे वाला मोतिया है, उसके 3 कारण बेसिक है कि एक तो हम बहुत ज़्यादा धूप से, जिसे हम कहते हैं कि जो हानिकारक सनलाइट है उसे हम यूवी रेडिएशन कहते हैं, उसके साथ जो बहुत ज़्यादा संपर्क में आते हैं उन लोगों में ज़्यादा जल्दी होता है। ओके। दूसरा कारण ये होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू, गुटखा, सिगरेट्स पीते हैं, उनमें भी ये बुढ़ापे वाला मोतिया ज़्यादा जल्दी आता है। ओके। और ऐसे ये पहला जो बुढ़ापे वाला, उसका ये कारण है। दूसरे बहुत सारे मोतियों के कारण हैं, जैसे हम उसमें किसी को लोकली जो आँखों के आसपास कुछ हो, जैसे ग्लोकोमा हो, और जो आँखों के रिलेटेड डिजीज़ेस है पैथोलॉजिकली, उसको हम ग्लोकोमा है, फिर यूवियाइटिस है, हमारे वहाँ पे कोई ट्रॉमा होता है, और कोई ट्यूमर्स हैं आँख में, इन सारे कारणों में भी मोतिया होता है। ओके। दूसरा एक कारण है ट्रॉमेटिक, जैसे हमने कहा ट्रॉमेटिक मतलब जिसे कोई मार लगा हो, जिसको हम मुक्का मार कहते हैं, वैसी कोई चीज़ हो। अब मुक्का मार कैसा होता है कि उसमें कोई आँख के अंदर बिना घुसे, जस्ट हम कहीं से गिर गए हैं या कोई एक्सीडेंट में हमको लग गई हो, ऐसे चीज़ों में भी मोतिया अंदर ऑल ऑफ अ सडन बन जाता है, क्योंकि उधर के अंदर का जो पेशियाँ है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। उसे हम ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं। और एक कारण ऐसा है कैटरैक्ट्स का कि जो पीडियाट्रिक कैटरैक्ट्स है, पीडियाट्रिक, यस, यू मीन बच्चों में? बच्चों में। ओह। सो कोई तो जन्मतः रहते हैं, जिसे हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स भी कहते हैं। ओके। वैसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट्स बच्चे उस मतलब कैटरैक्ट के साथ पैदा होते हैं, जिनकी माँओं को जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तब उनको सही तरीके का पोषण नहीं मिला हो, या तो वो किसी ड्रग अब्यूज़ करे, या कुछ उनको कोई ड्रग्स की आदत हो, ऐसी माँ एडिक्शन पे हो, या तो उनको कोई मार लगा हो, माँओं को उनको कोई ट्रॉमा हो,
ऐसी माँओं के लिए या जिनको कोई इन्फेक्शन हो गई हो, उसके लिए हम टॉर्च करके एक टेस्ट है, वो करते हैं जब औरतें प्रेग्नेंट होती है। सो वो टॉर्च में 4 प्रकार के डिजीज़ेज़ हैं, जैसे टोक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला हो गया, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज़। ये सारी इन्फेक्शंस होती है तब बच्चे जो उनकी माँ की कोख में हैं, उनको कैटरैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंडली हम और देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे माँओं को, जैसे मैंने कहा, पोषण नहीं मिला, ऐसे बच्चे भी कैटरैक्ट के साथ पैदा होते हैं। और जब ये पैदा होते हैं तब उनकी दृष्टि पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि ये मोतियों के साथ पैदा हुआ है। ऐसे बच्चों को हम एटलीस्ट 4 इयर्स तक ऑपरेट करने का ये रखते हैं, एक एम रखते एम हैं, रखते हैं। क्योंकि अगर वो उस एज तक वो बच्चे ऑपरेट नहीं हो पाए तो फिर उनकी आंखें जो है वो जो देखने का जो सेंसेशन है, जो स्टिम्युलाई है, वो डेवलप नहीं करते हैं। उनको समथिंग, हम उनको एम्ब्लायोपिक कहते हैं, ऐसी आंखें हो जाती है। इसलिए उसका एक पैटर्न है कि हम वो कैटरैक्ट, पीडियाट्रिक कैटरैक्ट्स का ये एक प्रकार हो गया। दूसरा ग्लोकोमा से रिलेटेड, या किसी को जिसको डायबिटीज़ है। ओके। सो इन सारी, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, इनसे हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, जो सिस्टमिक इलनेसेस है, मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों में भी कैटरैक्ट होने की आवश्यकता ज़रा जल्दी रहती है। ओह। ऐसे लोगों को जेनेटिकली उनको अगर 60 में होना है, बट अगर उनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों में से 50 में ही हो जाता है। 50 ओके। साल की उम्र में जल्दी होने की चांसेस रहते हैं। ये वाइस वर्सा भी होता है कि किसी को लेट भी होता होगा? किसी को, सो मोस्टली जेनेटिक, जैसे कि कोई कोई पेशेंट्स है जिनको जेनेटिक्स की वजह से, जिनके माँ बाप को कहिए कि 50 साल में हुआ है, तो उनको भी मोस्टली ऐसा होता है कि 50 में होता है। ओके। बट किसी किसी का जेनेटिक्स ऐसा है कि उनको 80 में भी नहीं, 80 ईयर्स में भी नहीं Correct. होता है। उनको 80 ईयर्स में भी, मतलब हल्के से कारण है, हल्के से अरेंजमेंट्स, हल्के से चेंजेस दिखते हैं विजन में, तब हो सकता है, ऐसा है। ओके। आपने जो एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में बताया, टॉर्च, जी तो आर यू सजेस्टिंग कि ये हर महिला ने अपने प्रेगनेंसी से पहले करना चाहिए? जी, जब प्रेग्नेंट होते हैं तब ये टॉर्च का टेस्ट होता ही है। ओके। यस, होता ही है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं आजकल, जो प्रोटोकॉल चलता है प्रेगनेंसी के वक्त, उसमें ये टेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट बच्चे के ग्रोथ पे और उसको ये डायग्नोज, वो तो मतलब गायनेक्स जो एक पूरे एक मंथ वाइज टेस्ट लिखते हैं, उसमें ये होता है, ताकि अपने को बाद में पता चले, वैसे प्रिकॉशंस लिए जाए, वैसा जैसे कोई महिलाओं को कुछ हो तो उसकी अकॉर्डिंगली अपने को वो पता चले कि इस बच्चे को बाद में क्या तकलीफ़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमको वो सारी टेस्ट में, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं बिल्कुल। इसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जो होती है सारी प्रेगनेंसीज में। ओके। एक और चीज़ आपने जो इंटरेस्टिंग बताई कि कई बार अगर जो माता हैं जिनका बच्चा पेट में है, कोख में है, अगर वो ड्रग अब्यूज़ में है, तो ये ड्रग अब्यूज़ सिर्फ एक ही प्रकार का है, जैसे सिगरेट या बीड़ी होता है, या दूसरा प्रकार भी होता है? कोई कुछ कुछ लोगों को नियमित रूप से दवाइयाँ खाने की आदत होती है, तो जी। उसमें भी ये होता है? जी 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 जी, होता है, बिकॉज उससे टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। ओके। कोई भी मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो गर्भवती स्त्रियों को खानी मना है। राइट। और ये जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, अगर वो किसी भी मेडिसिन की अधीन है, तो उनको ये अपने गायनेक से रेफ़र करे बगैर, आप अगर प्रेग्नेंट हो, आपको वो रेफ़र किए बगैर लेनी नहीं चाहिए। और किसी किसी को ऐसी आदत होती है कि जस्ट एक हेडेक में क्रोसिन या कॉम्बीफ्लाम लेते रहे। ये सारी चीज़ें भी आपको आपके गायनेक से रेफ़र किए बगैर नहीं लेनी चाहिए। ओके। सो मतलब, और ड्रग्स का तो है ही, ऑब्वियसली सिगरेट का होता है, बहुत सारे लोग नशा करते हैं अलग अलग जी। किस्म का। ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को, वो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ओके। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा और ब्रेक डाउन करके और इलेबोरेट करना चाहूँगा। जी मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बाय बर्थ, आपने जैसा कहा कि मोतीबिंदु के साथ पैदा हुआ है, तो उसके माता पिता ने अगला स्टेप क्या लेना चाहिए टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट? सो एक तो अगर बच्चा फुल टर्म है, जिसे हम कहते हैं कि वो प्रॉपर 9 मंथ्स या 36 वीक्स के बाद पैदा हुआ है,
उसे हम फुल टर्म कहते हैं। ओके। बट अगर वो बच्चा 36 वीक्स के पहले पैदा हुआ है उसे हम प्री टर्म बेबी कहते हैं, करेक्ट। जो कि प्री मच्योर बेबी होता है। राइट। वो ऐसा बच्चा, उसको तो सबसे पहले जो गायनेक डिलीवर करते हैं वो इमिजिएटली उस बच्चे को सारे डॉक्टर्स को रेफ़र कर देते हैं। यूजुअली एक हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, और वो लोग सब उनकी उनकी जांच करते हैं, जस्ट ये करने के लिए कि बच्चे की आंखें, उनकी नाक, कान सब बराबर डेवलप्ड है। उनके कार्डियोलॉजिस्ट सारी टेस्ट होती है। अगर एक प्री मैच्योर बेबी होता है, उसका लो बर्थ वेट होता है, तो Right. बच्चा अगर इनफ वेट से पैदा नहीं है, 1.5 किलो से नीचे की वज़न में है, तो ये सारी टेस्ट आमतौर पे होती है। करेक्ट। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जस्ट बॉर्न हुआ बच्चा, उसकी आंखों में सफ़ेदी है, तो आपको इमिडिएटली आपके आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और फिर वो ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चों का टेस्ट करना, हर एक चीज़ बहुत मुश्किल काम कहने से ज़्यादा उसका एक तरीका है। ओके। क्योंकि वो बच्चे कोऑपरेटिव नहीं रहते हमारी सारी टेस्ट के लिए, तो हमको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हम बता सकते हैं ऑब्वियसली, फिर वो हम लोग उनका डायलेटेड एग्जामिनेशन करते हैं। हम देखते हैं कि कितना रेटिना डेवलप्ड है। अगर मान लीजिए रेटिना डेवलप नहीं है, तो हमारे जो रेटिना स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग ये सारी टेस्ट करते हैं उनको। तो वो मतलब उसका लेज़र होता है, उसे रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है। इतने कम एज के बेबी का लेजर होता है? जी जी जी, होता है। ओके। और वो बहुत नेसेसरी है कि वो टाइमली हो। ओके। अगर आपका बच्चा बिफोर टाइम है, लो बर्थ वेट है, या आपका या माँ को किसी चीज़ की एडिक्शन थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इस वजह से बच्चे की नज़र पे बहुत असर होता है, और ये सब जांच हमको बच्चा पैदा होते ही करना चाहिए। वो Okay. जो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी है, वो अगर उसकी जो लेज़र्स है वो अगर टाइम से हो, तो वो बच्चे को फ्यूचर में अच्छी नज़र आती है। ओके। जी। तो सो ये आप कह रहे थे कि इससे आगे का स्टेप फिर क्या होता है? सो लेज़र्स, अगर रेटिनोपैथी, बहुत सारी थिंग्स होते हैं। अगर कैटरैक्ट होता है, कैटरैक्ट की सर्जरी यूजुअली हम 4 साल तक करने का एक एम रखते हैं, क्योंकि मतलब कोई कोई पेरेंट्स, कोई कोई माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो वो एक्सेप्ट करने के लिए कि अरे हमारे बच्चे को मोतिया है या इसे ऑपरेट करना चाहिए, इसमें काफ़ी टाइम भी जाता है। ओके। उनको अवेयरनेस के लिए, या तो उनको वो पता नहीं चलता है कि अरे ये मोतियाबिंद है, ऐसे या वो डॉक्टर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट हमारा एम ऐसा रहता है कि हम सारे प्री मैच्योर बेबीज़ को स्कैन करें या स्क्रीनिंग हो, और वो वाले बच्चे को ऑपरेट करने के लिए हम कन्विंस करें उनके माता पिता को। और जब हम वो कन्विंस कर पाते हैं, और क्योंकि उनकी आंखें बहुत छोटी रहती हैं, बिल्कुल। तो 4 साल तक की हम उम्र में हम ट्राई करते हैं अगर हम सर्जरी कर सकें। अगर 4 साल के बाद, बट हम तब भी मोस्ट ऑफ द केसेस को हम एफेकिक छोड़ देते हैं। जैसे एफेकिक छोड़ने में मतलब हम लेंस, क्योंकि बच्चे की आंख तभी छोटी रहती है, बिल्कुल। कोई लेंस डाल भी सकते हैं, बट मोस्टली हम एफेकिक छोड़े, और तभी उनको ज़्यादा बड़े चश्मे का पावर देते हैं, ताकि वो बच्चे को उसकी नस जो है वो काम करना चालू हो, उसकी नस जो ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं वो स्टिम्युलेट हो, ओके। ताकि वो ब्रेन को सिग्नल्स भेज सके कि उसे दिख रहा है। ये उसके लिए हमको बहुत बड़ा ग्लास का पावर देना पड़ता है, क्योंकि हमने नस पीछे से लेंस हटा दी होती है। राइट। और ऐसे में फिर जब वो 6 साल तक की, या जब आँख फुल्ली डेवलप हो जाती है, तब हम वो लेंस वापस डालने का सर्जरी करते हैं। ओके। जी। सो इसमें टोटल कितना आप कह रहे हैं कि 8 से 10 साल तक की उम्र का समय निकल जी जाता जी है? जी जी, ऐसा नहीं है कि 8 से 10 साल का होता है, बट जो हमारी नॉर्मल आइज़ है वो यूजुअली हम 7-8 तक हम ट्राई करते हैं कि उसका ये सर्जरी हो जाए, क्योंकि ये बच्चे अगर प्री मैच्योर होते हैं तो वैसे भी वो थोड़े वीक रहते हैं। सो उनको वो सारी चीज़ों में, एक तो सर्जरिकली मान लीजिए हमने उसको 4 साल में निकाला, 1 आध साल 2 साल में हम वापस लेंस बिठाते हैं जब आइज़ फुल्ली डेवलप हो जाती है। ओके। तो इस दरमियान बच्चे का जो विजन है वो किस हद तक हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट हो रहा है? 50%, 70%, ऐसा कुछ? अगर हम मोतिया हटाते हैं और उसके बाद हम चश्मे का पावर दे रहे हैं, क्योंकि जो अंदर का पावर है उसे भी कंपेंसेट करने के लिए हम
बाहर का नंबर ज़्यादा पहनाते हैं। जो बिल्कुल। छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि उनको ऐसा रबर बैंड के साथ चश्मा पहनाते हैं। सो दैट इज़ कि उनको वो ज़्यादा पावर देके ताकि उनकी आँखें की नस जो है वो काम करने चालू हो जाए, मतलब उनकी आँखों के ऊपर कोई पर्दा नहीं रहे, राइट। कोई विजन में उनका ब्लॉक नहीं रहे, इसलिए हम ये करते हैं ऐसा। ओके। सो जब मैं रिसर्च कर रहा था उस दरमियान मैंने एक पेपर पढ़ा जो पब्लिश्ड बाय एम्स दिल्ली था। जी। उसमें उन्होंने जो सेकंड मोस्ट फियर्ड कहा गया था आँखों की बीमारी है, दैट इज़ ग्लोकोमा। जी। सो ग्लोकोमा में बहुत सारे अलग अलग मिसकंसेप्शंस है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इनके जितने प्रकार हैं वो बताइए और उसमें किस में क्या क्या किया जा सकता है या क्या कुछ चैलेंजेस है वो बताइए। सो ग्लोकोमा जिसे हम हिंदी में काला मोतिया कहते हैं या जामर कहते हैं या कोई कोई लोग उसे कांच बिंदु भी कहते हैं। वैसे ग्लोकोमा में दो मेन चीज़ें होती है, एक तो ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है Okay. और एक एंगल क्लोजर हम कहते हैं एक्चुअली। सो बट उसके दो टाइप्स भी है, जैसे मतलब वो काफ़ी डिटेल में हो जाता है, बट जस्ट सबको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो पहले ऐसे लोग मानते थे कि जिनकी आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है उनको ही ग्लोकोमा है, और बट वो चीज़ अब चेंज हो गई है। लोग मोस्टली हम ये मानते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है उसका जो डैमेज है उसे ग्लोकोमा मानते हैं Okay. मेनली अभी, क्योंकि किसी किसी का प्रेशर नॉर्मल होता है बट उसको जो ऑप्टिक नर्व का जो डैमेज है उसे ज़्यादा सीरियस ग्लोकोमा भी माना जाता है। Okay. ओपन एंगल में ये है कि जैसे हमारी आँख है उसमें एक जेली जैसा है, दो कंपार्टमेंट्स है, एक आगे का कंपार्टमेंट है जो लेंस के आगे है और एक लेंस के पीछे एक कंपार्टमेंट है। दोनों में अलग टाइप के लिक्विड्स है, और वो लिक्विड अगर एक बैग के अंदर जैसे आईबॉल के अंदर है बट उसका प्रोडक्शन हो रहा है बट ड्रेनेज नहीं होता है। जब वो ड्रेनेज ब्लॉक होता है और वो प्रेशर आँख के अंदर बढ़ते जाता है उस लिक्विड का, Yes. सो उसे हम ग्लोकोमा कहते थे, विच वॉज मतलब जो कॉजेज़ पे पहले जो क्लासिफिकेशन था उसे हम आईओपी इंक्रीज, मतलब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ता है उसे हम ग्लोकोमा कहते थे। और बाद में जो रिसेंटली अभी जो हम ग्लोकोमा में जो ऑप्टिक नर्व पे डैमेज है उनका प्रेशर नॉर्मल है बट स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए हैं। Oh. जो स्ट्रक्चर्स जो ड्रेनेज के स्ट्रक्चर्स है उसमें ज़्यादा वो प्रेशर से वो जाता है, उसे हम ग्लोकोमा भी अभी कहते हैं। जैसे हम एंगल क्लोजर, जो कभी कभी क्या होता है आँखों के अंदर के जो हमारे मसल्स है जो उसे हम आइरिस और यूविया कहते हैं, वो आँख के आगे की तरफ चिपक जाते हैं। Okay. तब भी वो ड्रेनेज ब्लॉक हो जाता है, या कभी कभी वो ज़्यादा खुल जाता है या तो उस ड्रेनेज में कुछ सेल्स जाके अटक जाते हैं, तब जाके प्रेशर बढ़ता है। सो ऐसे ग्लोकोमा के काफ़ी सारे कारण हैं, बहुत उसे हम मतलब काफ़ी सारे तरीके हैं, कुछ जेनेटिक भी है उसमें, कुछ कारण ट्रॉमा से भी ग्लोकोमा होता है। सो उसका भी काफ़ी सारे ये है। हाँ, ग्लोकोमा उसे हम इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड थीफ ऑफ साइट, मतलब चोर है, वो नज़र का चोर है, एक साइलेंट चोर जो हमारी आंखों में है। बहुत सारे लोगों को ग्लोकोमा होता है बट हम बता नहीं सकते हैं कि मतलब उनको उस बात की पता नहीं है, इसलिए हम डॉक्टर्स बहुत इंसिस्ट करते हैं कि रेगुलर चेकअप्स कराइए या एटलीस्ट एक ईयरली चेकअप कराइए ताकि आपको पता चले। एक Right. सिंपल चेकअप, जस्ट एक सिंपल चेकअप विथ आई डॉक्टर कैन, मतलब वो हमको बता सकता है कि पेशेंट को ग्लोकोमा है कि नहीं है। तो इसमें पेशेंट की जो विजन है, जी। अभी मैं जो कॉर्नर ऑफ द आई जी। जो हम लोग कहते हैं हाँ। वो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ यहाँ पे हैं। जी। ओके। और वो So- धीरे धीरे कम होता जाता है। जी जी। सो ग्लोकोमा में ऐसा है कि पेरिफेरल विजन से चालू होता जी है। हाँ। वो वो पेरिफेरल विजन आपकी धीरे धीरे कम होके एक टनल विजन बन जाती है, और वो टनल विजन इवेंचुअली आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। सो जब आपको ऐसा कुछ भी नोटिस हो, आपको इमिजिएटली एक आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसे पेरिफेरल विजन लॉस कहते हैं। वो ग्लोकोमा का काम ही ये है, क्योंकि जो नस हमारी है ऑप्टिक नर्व, वो धीरे धीरे उसके जो आजू बाजू वाले सेल्स है उसका काम बंद हो के वो धीरे धीरे सामने
फिर हमको सिर्फ इतना ही विजन रहता है, और जब ऐसा होता है तभी भी हम जितनी नज़र है उतनी सेव करने का ट्राई कर सकते हैं। उसके सारे जो मतलब ट्रीटमेंट्स है वो हो सकता है ऐसे। ओके, सो ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, वेरी रिसेंटली मेरे एक वेरी क्लोज फ्रेंड के पिताजी के साथ ये हुआ था कि उनके आंखों में ग्लोकोमा प्लस कैटरैक्ट दोनों था। जी और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनका सर्जरी किया और दोनों एक साथ ट्रीट किए। जी। तो पहले तो ये बताइए कि ये दोनों एक साथ ट्रीट होते कैसे हैं, और दूसरा ये कि आपने भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि ग्लोकोमा पहले ऐसा माना जाता था कि उसके ऊपर कोई इलाज नहीं है, बट नाउ जहाँ तक वो डैमेज हुआ उसको वहाँ तक रोका जा सकता है। जी। तो एग्जैक्टली होता क्या है? सो ग्लोकोमा और कैटरैक्ट दोनों साथ में जाते हैं, बिकॉज अगर आपको ग्लोकोमा है तो जैसे मैंने कहा कि कैटरैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। उसे हम साथ में ऑपरेट करते हैं। ओके। जो कि जिसमें हम एक एक इंसिजन ऐसा क्रिएट करते हैं उस ड्रेनेज में, जो मैंने कहा कि ड्रेनेज ब्लॉक होता है, वहाँ पे हम एक टनल जैसा क्रिएट करते हैं ताकि वो जो लिक्विड जो आँखों के अंदर है वो ईज़िली सर्कुलेट हो सके। ओके। उसका जो सर्कुलेशन है वो चालू हो जाए, जो ब्लॉकेज है वो निकल जाए। और वो सर्जरी, उसे हम एक ब्लेब क्रिएट करना कहते हैं, और मोतिया दोनों साथ में होते हैं, और ये मतलब एक इट्स अ रेगुलर सर्जरी। सेकेंडली जो आपने जैसे कहा कि अभी जो पेरिफेरल विजन जिसको हम कहते हैं उसको मतलब जैसे अभी ट्रीटमेंट जो है उसमें पहले तो जब हमें ग्लोकोमा का पेशेंट पता चलता है, मान लीजिए उसका प्रेशर बढ़ा है, तो प्रेशर कंट्रोलिंग ड्रॉप्स हम डालते हैं। ओके। फिर ड्रॉप्स से अगर वो मैनेज नहीं हो सका तब हम उसको एक पेरिफेरल आयरिडेक्टमी करके एक चीज़ होती है, जो आइरिस है वहाँ पे वापस एक छोटा सा होल क्रिएट होता है लेज़र से, उससे उससे भी हम ट्राई करते हैं कि उससे कुछ ये हो सके। वरना सर्जरी के टाइम हम जब मोतिया का सर्जरी करते हैं, हमको पता है कि ये पेशेंट का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा था या उसे ग्लोकोमा होने का चांसेस है, तब हम इवन कैटरैक्ट सर्जरीज़ के टाइम पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर सकते हैं उस आइरिस में, आइरिस के रूट में, जहाँ से वो सर्कुलेशन चालू हो सके। और उससे भी कब जब कंट्रोल नहीं होता है तब हम ये ब्लेब क्रिएटिंग सर्जरीज़ करते हैं, जो ट्रैबिकुलर मेशवर्क में होती है, जो टनल क्रिएट करते हैं। सो ये सब बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो स्टेज वाइज हम डिसाइड कर पाते हैं। जिससे जस्ट इनिशियल है, मान लीजिए उनका प्रेशर सिर्फ ड्रॉप्स पे कंट्रोल हो रहा है तो हम उसे उस पे रखते हैं, या उसका एक रेगुलर चेकअप होता है कि उसकी नस कितने तक डैमेज हो गई है, जो ऑप्टिक नर्व है वो कौन से स्टेज तक डैमेज हो रही है। अगर मान लीजिए वो स्टेज वहीं पे रहती है, उसके हम पिक्चर्स लेके रखते हैं ग्लोकोमा पेशेंट्स के, हमारे इस डेटा में रहते हैं, ताकि हम प्रीवियस रिकॉर्ड से मैच कर सकें। बिल्कुल। फिर हम वो अगर उधर तक रहता है तो अगली बस दफ़ा जब पेशेंट वापस हमारे पास आता है तब हम उसे वापस एक इवैल्यूएट करते हैं कि प्रेशर बढ़ा है क्या, कॉर्निया थिन हो जाता है ग्लोकोमा पेशेंट्स में, कॉर्नियल थिनिंग का रेशियो कितना है। मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें चेंजेस है, अभी तक प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, हम वो ड्रॉप्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा ड्रॉप्स चालू करते हैं। मान लीजिए उससे भी नहीं होता है तब हम लेज़र्स में जाते हैं, लेज़र से भी नहीं होता है तब हम सर्जरी में जाते हैं। इट इज़ स्टेप वाइज। ओके। मुझे याद है मैंने आपसे कुछ दिन पहले जब फ़ोन पे संपर्क किया था, जी तो आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कही थी कि इट्स ऑल्सो अपॉन कि कौन से पेशेंट्स कोऑपरेट करते हैं और कौन से कोऑपरेट नहीं करते हैं। जी। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या था? सो सर्जरी, कैटरैक्ट की जो सर्जरीज होती है उसमें एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस, मतलब सर्जरीज comes with a 1% chance of complications. Okay. We are prepared. हमारे दिमाग में हमको पता है कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है बिफोर सर्जरीज। सो ऐसी सारी प्रिकॉशंस हम एज डॉक्टर्स, हमको उस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि ये सारे चेक्स करने हैं बिफोर सर्जरीज, हम सारी चीज़ें जगह पे है या नहीं। हम सोचते हैं कि अरे हमको शायद ये लग जाए, ये पेशेंट को डायबिटीज़ है शायद ये लग जाए, इसका प्रेशर हाई है शायद ये इंजेक्शन लग जाए। ये सारी चेक्स हम करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं बिफोर हम सर्जरी में जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि अननोइंगली पेशेंट को भी इतना पता नहीं रहता है, बट उनको अननोइंगली कहिए कि वो लोग ऑल ऑफ अ सडन उनकी आँख हिलाए या ऑल ऑफ अ सडन उनका कोई जर्की मूवमेंट हो ड्यूरिंग सर्जरी,
इस रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके। सो वैसे ही सारी चीज़ों के लिए भी जो एक न्यू सर्जन्स रहते हैं, जो रेसिडेंट्स है, वो लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हैं ऑब्वियसली। बट जैसे विद टाइम व्हेन हम एक एक्सपीरियंस सर्जन बनते हैं, हमको ये पता रहता है कि शायद पेशेंट हिल सकता है, तो हम वो सारे प्रिकॉशंस ले पाते हैं। बट अ मेजर फैक्टर इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट सर्जन वाइज बट पेशेंट वाइज ऑल्सो, कि पेशेंट्स की जो ये सारी चीज़ें हैं, उनकी आँख हिल गई ऑल ऑफ अ सडन, हम कोई इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहे हैं और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आँख हिला दी, तो जो हमारे ब्लेड्स अंदर होते हैं या हमारे जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर होते हैं, उनका पूरा मूवमेंट हिल सकता भी है। ओके। सो अभी आपने जो बताया उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि बॉडी के सारे पार्ट्स को लोकल एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, जी। बट क्या आँखों को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम अब पहले जब हम सिखाते हैं, मतलब जब लोग सीखते हैं, जब वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बनते हैं, तब तो हम सारे पेशेंट्स को इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और तब भी वो ऑपरेट होते हैं। मतलब क्योंकि जो नए सर्जन्स आप कहिए, वो लोग उनको थोड़ा सा शायद समय लगता है सर्जरीज़ करने में, तो ऑब्वियसली लोकल एनेस्थीसिया में ही पहले सर्जरीज़ होते थे। ये तो अब ऐसा हो गया है कि सारे लोकल ड्रॉप्स पे, एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पे सर्जरीज़ होती है। बट ऑफ कोर्स लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम पेशेंट को, अंदाज़ लगाते हैं पेशेंट को देख के या उसके भावताव से या उसकी बातों से। हम उनको ऑप्शन देते हैं कि हम तो ड्रॉप्स पर, एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पे सर्जरी करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत कुछ पता ना चले, तो हम एक लोकल इंजेक्शन आपको दे सकते हैं। तो हम पेशेंट पर भी काफ़ी समय छोड़ते हैं, और अगर हमको लगता है कि पेशेंट कोऑपरेटिव है, समझदार है, उसको पता है कि उसको आँख खिलानी नहीं है, तब हम लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स पे करते हैं। अगर हमको लगता है कि पेशेंट नहीं सहन कर पाएंगे, वो थोड़े डरे हुए हैं, यूजुअली ऐसे पेशेंट्स जो सर्जरीज़ में जाते हैं, जिनको पता नहीं है, वो थोड़े अनअवेयर है या कुछ भी है, तो वो हिलने में या डरने में, या कभी कभी उनको लेटने पे तकलीफ़ होती है, या उनको वो जब हम पैच लगाते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ओके। उनका पल्स रेट ज़्यादा होता है। ऐसे सारे पेशेंट्स को तो हम प्रेफर करते हैं कि हम पहले ही इंजेक्शन, लोकल इंजेक्शन दे दें, ताकि हम भी सर्जरी में स्मूथली कर सकें और पेशेंट को भी दिक्कत ना आए। उनका कभी कभी ऐसे होता है कि वो एंग्जाइटी की वजह से उनका बीपी बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाती है। वो सब चीज़ें अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं तो हम उनको लोकल इंजेक्शन देते हैं। उसे हम पेरीबल्बार या रेट्रोबल्बार ब्लॉक कहते हैं। ऐसी चीज़ें हम सॉर्ट करते हैं। जी। ओके। सो ये जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि आँखों का जो ऑपरेशन होता है, जी। ओके, ये ऐसा काम है कि इसमें बहुत प्रिसिशन ज़रूरत होती है। जी। जी। तो इसमें अगर 0.1 mm यहाँ वहाँ हो जाए तो हम लोग किस लेवल का डैमेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो एक्चुअली जैसे जब हम मेडिकल कॉलेज में होते हैं, हमको इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ड्रिल किया जाता है कि अगर हमारे से इवन 0.1 mm भी इधर उधर इंसिजन होता है, तो हमको सर्जरी किसी सीनियर को दे देनी पड़ती है। सो मतलब ये हमारे उधर रेगुलर प्रैक्टिस होती है कि ऐसे वो कंटिन्यू करने वाला, तो हमको पता रहता है। हमको बहुत सारे वीडियोस दिन भर में दिखाते हैं। अगर हमारे से 0.1 mm भी इंसिजन ज़्यादा या कम होता है, तो अगर ज़्यादा होता है तो वो वूंड लीक करता है, ओके। और फिर वो आँखों का शेप चेंज होता है। इस केस में हमको सूचर्स लेने पड़ते हैं, और जैसे ही सूचर्स लेते हैं, कभी कभी वो आँखों को चश्मे का नंबर लगता है, बढ़ जाता है, पेशेंट की विजन थोड़ी जो प्रॉमिस्ड होती है उतनी नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए हमको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो एकदम प्रिसिशन से सर्जरी करना, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कम होता है तो भी हमको वो प्रॉपर सर्जरी का करने का मूवमेंट नहीं मिलता है। सो वो सारी चीज़ों में हम काफ़ी फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे मशीन्स उतने एग्जैक्ट, अभी हमारा जो इंसिजन, जो हम लेज़र, जिसे हम फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसका जो इंसिजन है दैट इज़ 2.8 mm। ओके। सो 2.8 mm का एग्जैक्ट ब्लेड आता है,
उसी से इंसिजन होता है, उसी से पूरा मोतिया उधर अंदर ही हम बैग में काटते हैं, उसे ड्रिल करते हैं, जैसे एक ड्रिलिंग मशीन जैसा रहता है वो फेको, उसे वहीं पे खाया जाता है उसकी बैग में। और वो मशीन सिर्फ बाहर, जो ड्रिलिंग जैसा मशीन है वो फेको ही बाहर आता है, पूरा मोतिया उसकी बैग में ही खाया जाता है। उसे बाहर लाके इसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, उससे भी लेटेस्ट अभी हमारे पास जो है उसे हम फेम्टोसेकंड लेज़र कहते हैं। फेम्टोसेकंड लेज़र एग्जैक्ट लेज़र से ही पूरा मोतिया काटता है, एग्जैक्ट इंसिजन्स, एग्जैक्ट मार्किंग्स पे, पेशेंट्स की एग्जैक्ट मार्किंग्स, मतलब वो पूरा लेज़र करता है, फिर सर्जन उतना उतना मोतिया खा लेता है। सो मतलब इट इज़ गेटिंग एडवांस्ड, पूरा सारा इतना एडवांस्ड है कि अब अगर आपको चाहिए भी तो भी एकदम परफेक्ट विजन आपको पॉसिबल है। वाओ। जी। ओके, इससे आगे बढ़ते हुए एक डायबिटीज़ से रिलेटेड भी बीमारी है, जी। तो वो एग्जैक्टली उसमें होता क्या है? सो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स में अनकंट्रोल्ड जिनकी डायबिटीज़ रहती है, जिनकी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, जो पेशेंट्स हैं जो अपनी शुगर को मापते नहीं हैं बहुत रेगुलरली, ऐसे पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। ओके। जिनको 10-10 साल से डायबिटीज़ है और वो उस बात की फ़िक्र नहीं करते हैं, ऐसे सारे केसेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब जो रेटिना है, जो आँखों की मेन नस है, उसके अराउंड खून जमा होने की चांसेस रहते हैं। ओके। ओके, तो वो जो नसें हैं वहाँ पे, वेसल्स जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं या ब्लड लीक होना चालू होता है इंटरनली? इंटरनली और ओके। ऐसी आँखों में आपको पैचेस नज़र आते हैं। सो उसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। ऐसी केसेस में हम, जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ का चेकअप काफ़ी रेगुलरली कराइए, और वो बहुत सारे लोग जो है वो घर के मशीन पे चेक करते हैं उनका ग्लूकोमीटर पे, बट उनको वंस इन एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स उनकी डायबिटीज़ लेवल डिपेंडिंग उनको एक लैब टेस्ट कराना चाहिए। ओके। क्योंकि जो लैब रिपोर्ट्स है वो ज़्यादा डिपेंडेबल है, ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी शुगर ज़्यादा आती है तो आपको एवरी 6 मंथ नहीं तो भी एटलीस्ट वंस अ ईयर, या उससे पहले अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके आँखों में, आपकी नज़र में कुछ चेंज है, तो आपको एक डॉक्टर, एक आँखों के डॉक्टर को आपके डायबिटोलॉजिस्ट आपको भेजेंगे ही। बिल्कुल। एक फंडोस्कोपी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम ड्रॉप्स डाल के पुतली बड़ी करके हम पूरा पीछे का रेटिना का एग्जामिनेशन करते हैं, और उसमें हमें दिखता है कि अगर उसमें आँखों कुछ ब्लीडर्स है, या कुछ ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं, या कुछ ऐसे डायबिटिक रेटिनोपैथी का शुरुआत है या नहीं, सिर्फ क्लॉट्स होते हैं इनिशियली, या नस दुबली पतली होती है, कहीं कहीं मोटी हो जाती है, कभी उनमें क्लॉट्स होते हैं, नई वेसल्स ग्रो हो जाती है, बिकॉज एक जगह से वो क्लॉट हो गई है, दूसरी जगह ब्लीड होने लगते हैं, उसे हम नियोवैस्कुलर ग्रोथ कहते हैं। ओके। और ये उसमें क्या होता है, ऐसी नियोवैस्कुलर ग्रोथ, क्योंकि वो जो विजन के स्पॉट्स है उनमें ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, इसलिए हमको ये सारे को हम लेज़र से जिसे कहते हैं बंद करते हैं, लेज़र से हम उसको, उसकी ग्रोथ रोक सकते हैं। सो ऐसे उसका जो प्रोग्रेशन है उसे उसे जांचने के लिए हम रेगुलर डायबिटिक पेशेंट्स का आँखों का रेटिनल एग्जामिनेशन, जिसे हम फंडोस्कोपी कहते हैं, वो करते हैं। ओके, सो एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं, जी। जैसे हमने मोतियाबिंद पे बात की तो उसमें दिखता है आंखों में और डेवलप हो रहा है, बाहर से भी दिखता है नेकेड आई जी। को। जैसे हमने ग्लोकोमा की बात की, कांच बिंदु की, उसमें मेरा पेरिफेरल विजन कम हो रहा है, मुझे पता चलता है धीरे धीरे। ओके, इफ़ आई एम अवेयर। या तो सेम तरीके से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसका कोई लेमैन के लिए अंडरस्टैंडिंग है? आपको अगर ऐसा लगने लगे आपका शुगर अनकंट्रोल है, और आपको लगे कि आपकी आंखों के सामने धब्बे जैसे दिख रहे हैं, या नज़र आपकी कम हो गई है, या आपको कोई भी कुछ भी दिखने में शार्पनेस नहीं है, ओके। तो आपको डेफिनेटली ये आप मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी का टेस्ट जो हम कह रहे हैं वो एग्जामिनेशन, एक नॉर्मल आई टेस्ट भी अगर आप करेंगे जिसमें डायलेटेड एग्जामिनेशन होगा, तो आपको उसमें ग्लोकोमा भी पता चलता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी पता चलती है, और कैटरैक्ट भी पता चलता है। ग्रेट। इसके लिए एक सिंपल जस्ट कंसल्टेशन ज़रूरी है। ओके। जी। सो इससे आगे बढ़ते हुए एक जो
कॉमन चीज़ है दैट जी। इज़ रिफ्रैक्टिव एरर। राइट। रिफ्रैक्टिव एरर अलग अलग एजेस में भी देखा जाता है, उसके जी। बहुत सारे सिम्टम्स और कारण भी हैं। जी। तो इसको अगर आप अलग अलग तरीके से समझा पाएँ तो हाउ वुड दैट बी? सो रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब यूजुअली सिंपल लैंग्वेज में बोले मतलब चश्मे का नंबर है। जी। सो रिफ्रैक्टिव एरर्स कैसे रहते हैं, जो आपकी आँखों की जो लेंथ है, आपकी आँखों का शेप जो है उसकी वजह से होते हैं। जिनकी आँखें लंबी हैं उनको बचपन में उनको मायोपिया कहते हैं, जो मतलब मायोपिया मतलब उनको नज़दीक का दिखता है बट दूर का दिखने में उनको दिक्कत है। और या तो किसी किसी की आंखें छोटी होती है, लेंथ में छोटी होती है, उनको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जो उनको दूर का सब दिखता है बट नज़दीक का देखने में उनको दिक्कत आती है। सो वो जो रेज ऑफ लाइट है जो अपनी आँखों में गिरती है, वो रेटिना के एक पार्ट में जिसे हम मैक्यूला कहते हैं वहाँ पे जाके गिरती है, तब हमारी विजन क्लियर होती है। ओके। बट जब नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस जो होती है, वहाँ पे जो नज़र जो है रेज ऑफ लाइट वो इधर आंखों के पहले जो वो मैक्यूला है उसके पहले गिरती है या पीछे गिरती है। ओके। तो वो लाइट अपने मैक्यूला तक पहुँचाने के लिए जो एडजस्टमेंट करते हैं उसके लिए हम चश्मा पहनते हैं। और वो चश्मा उसके अकॉर्डिंग वो पावर, ताकि वो लाइट चश्मे पे पहले गिरे, फिर हमारी आँख के कॉर्निया पे गिरे, फिर हमारी लेंस पे गिरे और फिर जाके मैक्यूला पे गिरे। तो वो काफ़ी सारा मीडिया क्रॉस करके लाइट हमारी आँखों के अंदर जाती है। जब आँख बड़ी या छोटी हो तो वो लाइट उतनी ट्रैवल करने में उसको जो दिक्कत आती है उसकी वजह से ये चश्मे के नंबर्स होते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑल्सो अभी ऐसा है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स के बहुत सारे टेक्निक्स है जो हम लेसिक जिसे कहते हैं, सर्जरीज़ है, 5 तरीके के होते हैं। लेसिक है, फिर पीआरके, ट्रांस पीआरके करके एक ट्रीटमेंट है, सिल्क करके नया बहुत अच्छा सा टेक्निक आया है जिसमें एक छोटा सा लेंटिक्यूल हम कॉर्निया में से निकालते हैं, तो वो जो रेज़ लाइट के रेज़ है वो बेंडिंग ईजिली ऐसी हो जाती है कि वो प्रॉपरली रेटिना तक पहुंच जाते हैं। फिर हमारे पास में दूसरे फेकिक आईओएल्स करके आते हैं, जो फेकिक सर्जरीज़ मतलब जो ऑलरेडी जो लेंस है वहाँ पे सर्जिकली हम दूसरा लेंस वहाँ पे बिठाते हैं। और पांचवा है जो जिसे हम लेंस एक्सचेंज कहते हैं, कि हम मतलब यंग पेशेंट्स है बट हम उनका लेंस निकाल के वहाँ पे दूसरा लेंस बिठाते हैं, मतलब लेंस क्लियर करके। सो ऐसे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ भी बहुत सारे तरीके की अब आ गए हैं। ऑब्वियसली 18 साल तक की उम्र के नीचे रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ नहीं होती है। ओके। या भले बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं बट उनका चश्मे का नंबर बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। ऐसे बच्चों में उनकी आँख इट्स लाइक आपकी ग्रोथ है। क्या हम हमारी हाइट को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। वैसे ही आँखों की जो ग्रोथ है उसको हम नहीं रोक पाते। बहुत सारे पेरेंट्स इसको मतलब उनको बहुत टेंशन हो जाती है जब बच्चों की आँखों का नंबर पावर बढ़ते ही रहता है। बट उसके लिए हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे, उनका वो लिखान करे या जो भी, बट वो नियर साइटेडनेस भी कभी कभी ये कारण रहता है बिकॉज वो बच्चा कंटिन्यूस नज़दीक का काम करता है, जो नज़दीक का नियर साइटेड राइटिंग रीडिंग ये सब चीज़ों में उसका नियर साइटेड बढ़ते रहता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं, बट पेरेंट्स को ऑब्वियसली अभी ड्रॉप्स भी ऐसे सारे मार्केट में हैं जो वो ग्रोथ को थोड़ा रोकने, अगर बच्चे का बहुत एक्सेसिव पावर हो जाता है तो उसे अरेस्ट करने के लिए भी ड्रॉप्स अभी है। बट ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो 18+ में ही सर्जरीज़ होती है। और अब ऐसा है कि पेशेंट्स राइट अप टिल उनको कैटरैक्ट होने तक हम ये रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ कर सकते हैं, ओके। क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि सबको ग्लासेस फ्री होना है। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली मतलब दैट इज़ अगेन मोर लाइक अ कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कहते हैं वैसा है। बट या मतलब पहले ऐसा था कि इट वाज ओनली डन टिल 35 ईयर्स एज, बट नाउ इवन एल्डर्स वी कैन डू इट जिनको ग्लास फ्री होना है। ऑब्वियसली हमको अगर मान लीजिए पेशेंट 50 या कैटरैक्ट के एज ग्रुप में ज़्यादा है तो हम उसके कैटरैक्ट का कंसिडर करके ही रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कर सकते हैं। अगर वो कैटरैक्ट के एज में है तो हम उतना उसको एनकरेज नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमको पता है कि पेशेंट को कैटरैक्ट होगा। और फिर
सिर्फ आगे का पावर चेंज करके पीछे तो कैटरैक्ट से उनकी नज़र ख़राब होनी है। बिल्कुल। सो ऐसे केसेस में अगर हमको लगता है कि पेशेंट को कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है तो हम उसका थोड़ा वेट करते हैं, और अगर कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है तो वो लेंस अकॉर्डिंगली डालता है ताकि पेशेंट ग्लासेस फ्री हो सके। ऑलराइट। जी तो इसमें 2 भाग जो मुझे आपसे पूछने हैं। पहला भाग ये कि हमारे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज़ पहनने की प्रक्रिया होती है, जी। तो क्या ये सही है कि कोई इंसान कॉन्टैक्ट लेंसेज़ रोज़ पहन सकता है या पहनना जाना चाहिए? सो कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत सारी प्रकार की है अगेन, बट हाँ, रोज़ पहनना है उसका। बहुत सारे लोग रोज़ पहनते हैं जिनको चश्मे का नंबर है और उनको चश्मा पहनना पसंद नहीं है, ऐसे लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं। और रोज़ पहन ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने डेली यूज़ वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज मैन्युफैक्चर किए हैं। और कॉन्टैक्ट लेंसेज में ये है कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो उसका हाइजीन, करेक्ट। आप उसे पहनते वक्त अपने हाथ क्लीन रखे, सैनिटाइज करना। स्टराइल करे या यस। उसे डेटॉल से धोए, जो भी। और कॉन्टैक्ट लेंस का सल्यूशन क्लियर हो, उसका जो सल्यूशन हो वो इन्फेक्टेड ना हो आपके हाथ से या किसी कचरे की वजह से। अब वो अगर कॉन्टैक्ट लेंस का हाइजीन, आपके हाथ का हाइजीन, आपकी आंखों का हाइजीन अगर इंटैक्ट है तो आप वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनिए। बट कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का एक ड्यूरेशन हर लेंस का अलग है। ओके। जो डेली वेयर लेंसेज है वो 6 to 8 आवर्स उतना होता है, कोई कोई 5-6 आवर्स का ही होता है। उतना उसका मेंटेन करें और फिर आप उसको निकाल के रखें, उसे पहन के सोए नहीं। उसे पहन के तो वो जो इन्फेक्शन है, आँखों का जो सरफेस है, उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो अगर वो कॉन्टैक्ट लेंसेज हम उसे उतार के रखें उतनी आवर्स के बाद, तो डेफिनेटली आप उसे रोज़ पहन सकते हैं। और उसी का दूसरा भाग मुझे ये पूछना था कि जो लेसिक की आपने बात की, जी तो लेसिक ऐसा कुछ होता है कि आपका अगर नंबर स्टेबल है तो ही किया जा सकता जी है? जी जी जी, आपका नंबर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स तक आपका स्टेबल नंबर होता है। इसीलिए हम 18 ईयर्स के बाद करते हैं, क्योंकि तब आपकी ग्रोथ आइडियली स्टॉप हो जाती है। अब जो 18 to 21 में ग्रोथ होती है उसमें स्टॉप होती है, तो हम एटलीस्ट 1 साल से 6 to 1 साल वो नंबर स्टेबल होगा, तब जाके हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए वो ग्रोथ हो रही है तभी भी, तब हम उसे ऑपरेट नहीं करते। अगर हम फर्स्ट चेकअप में हमको जो पावर मिला है वही चेकअप अगले चेकअप में भी अगर उसे बढ़ा हुआ पाते हैं, तो हम उसको पेशेंट को बोलते हैं कि पावर बढ़ गया है, हमें और एक बार वेट। अगर 2 कंसेक्यूटिव ट्रीटमेंट्स में पावर सेम आती है तब उसे ऑपरेट हो सकता है। बट लेसिक के बाद वापस नंबर लगने का संभावना कितना प्रतिशत का होता है? सो अगेन वो जैसे है, जैसे अब अगर हम 40 इयर्स क्रॉस करते हैं, लेसिक करने के बाद भी हमारे जो मसल्स हैं 40 इयर्स में लूज़ हो जाते हैं। बिल्कुल। हमारा जो स्ट्रेन करने का, अगर आज आपको मैं कहूँगी कि आप ये पढ़ दीजिए, छोटा से छोटा आप पढ़ सकते हैं, बट जब आप 40 इयर्स क्रॉस करते हैं, मसल्स की जो टोनिसिटी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो मसल्स लूज़ होने लगते हैं। और वो जब लूज़ होते हैं तब हमको 40 का चश्मा लगता है। बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स कि आपने लेसिक कब कराया है। आपने लेसिक अगर कराया है तो 99% मोस्टली वो रिफ्रैक्टिव एरर्स करेक्ट होते हैं। हाँ, 0.1% है जहाँ पे कुछ और रीज़न से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आई रब करते हैं, उससे आँखों का शेप चेंज होता है। आँखों का शेप चेंज होता है, वापस थोड़ा सा ऐसे चांसेस रहते हैं कि उनको चश्मा, बट वो चश्मा वापस उस तरीके का नहीं होता है, 0.5 होता है जो आप विदाउट चश्मा भी मैनेज कर पाते हैं। ओके। ऐसे रहते हैं, मतलब वो वापस अगर आपका एक 6 या 5 या ऐसा कोई पावर है सर्जरी से पहले, वो वापस उतना नहीं बनता है। ऑलराइट। हाँ, बट आपको मान लीजिए 40 का चश्मा लग गया है तो वो एक डिफरेंट टाइप का चश्मा है, वो नियर विजन के लिए है। और फिर कैटरैक्ट से कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 50-55, वापस आपके चश्मे का पावर्स चेंज होते हैं वहाँ से, वो भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ओके। ऐसे। एक जी। बहुत ही मैंने यूनिक टर्म सुना था, मतलब जब मैंने पहली बार सुना मुझे थोड़ा सा फ़नी लगा था। मैं किसी के उपहास नहीं कर रहा हूँ, बट टर्म का नाम है लेज़ी आई। तो मतलब वो होता क्या एग्जैक्टली? सो लेज़ी आई बेसिकली जो छोटे बच्चों में यूजुअली होता है उसे एम्ब्लायोपिया कहते हैं एक्चुअली, मतलब मेडिकल टर्म्स में उसे एम्ब्लायोपिया कहते हैं। लेज़ी आई एक ऐसी चीज़ है जो एक आँख, मान लीजिए मोस्टली एक आँख में होता है। एक आँख जो है वो जो स्टिम्युलाई देखने पे अपनी नज़र
यूजुअली दोनों आँखों की नज़र साथ चलती है। बिल्कुल। एक आँख से दूसरी आँख को दोनों का सिग्नल साथ में ब्रेन में जाता है। बट एम्ब्लायोपिया में, लेज़ी आई में ऐसा होता है कि एक आँख का जो सिग्नल है वो ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज एक में अब नहीं हो पाता। तो जो ब्रेन है वो सिर्फ दूसरी जो स्ट्रॉन्गर आई है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करती है। ओके। सो ये आँख काम करना धीरे धीरे लेज़ी हो जाती है, वो कभी कभी मुड़ जाती है। सो आपको आपके बच्चों में ये साइंस देखनी चाहिए कि बच्चा तिरका मतलब टेढ़ा, स्क्विंट कर रहा है, यस। तिरछा दिख रहा है, या एक आँख से ऐसे नज़र तिरछी करके देख रहा है, या वो ऐसे आँख और नेक बेंड करके देख रहा है। ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों में माँ बाप को या उनके टीचर्स को या उनके गार्डियंस को ये सब नोटिस करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये वो लेज़ी आई डेवलप कर रही है। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? करेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली उसके भी अगेन स्टेजेस है, बट इनिशियली जो अगर हम ऐसे नोटिस करते हैं कि पीछे का नस नॉर्मल है, फिर भी विजन इतना एक आँख से नहीं दे रहा है, दूसरी आँख से विजन परफेक्ट है, तब हमको ये एनालाइज करते हैं कि अरे ये बच्चा लेज़ी आई या एम्ब्लायोपिया में जा रहा है। तब हम उसकी जो स्ट्रॉन्गर आई है उसे पैच करते हैं फॉर Okay. फ्यू आवर्स अ डे। अच्छा। जो कोई कोई डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि 1.5-2 महीना करें, कोई 3 महीने करते हैं डिपेंडिंग। तो उसमें क्या होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग आई पैच करते हैं, जब बच्चा कुछ काम कर रहा है दूर का या नज़दीक का, रीडिंग राइटिंग खेलना वेलना, तब उसकी जो लेज़ी आई है वो काम करना चालू होती है, वो ब्रेन को सिग्नल्स देना चालू होती है। ओके। सो वो मतलब माँ बाप को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या जो भी गार्डियंस है, टीचर्स है, इनको इस चीज़ का थोड़ा बच्चों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो देखे कि बच्चा तिरछा आँख करके दिख रहा है या कुछ भी है, तब उसे दूसरी आँख को काम पे लगाने के लिए हमको ये आँख स्ट्रॉन्गर आए हम पैच करते हैं। ओके। सो इससे आगे बढ़ते हुए एक कंसेप्ट है विच इज़ अबाउट स्क्विंटेड आइज। जी। सो पहले ऐसे माना जाता था कि स्क्विंटेड आइज कैन नॉट बी रिपेयर्ड। जी। तो आज की तारीख में उसमें क्या हम लोग एडवांसमेंट्स देख सकते हैं? सो स्क्विंटेड आइज़ में एक्चुअली मोस्टली जो बचपन से होते हैं ये एम्ब्लायोपिया की वजह से स्क्विंटिंग होती है। दूसरी नस की वजह से, जो आइज़ का जो मसल्स है उसकी वजह से, मसल कोई कोई स्ट्रॉन्ग होती है, कोई कोई सो बेसिकली आँखों को 6-7 मसल्स कंट्रोल करती है। तो कि कोई मसल लूज़ होती है तो आँख उस तरफ लूजनेस की तरफ खींची जा, जो दूसरा टाइटर है उसको वो खींच लेता है, तो वो ये हो जाता है। तो हम ऐसी सर्जरीज़ में कभी कभी बिकॉज उनकी एक आँख घूम गई होती है, बिल्कुल। तो वो जो स्ट्रॉन्गर आई है उससे देखते हैं, और इस आँख का कोऑर्डिनेशन उस आँख से नहीं हो पाता है। सो यूजुअली स्क्विंटेड आई में विजन कम होने के चांसेस होते हैं, बट किसी किसी में पूरी विजन भी होती है। बट ऐसी आँखों को हम मसल, जो लूज मसल है, उसको स्ट्रेंथनिंग सर्जरीज करते हैं। Okay. उसको थोड़ा शेविंग करके, उसको थोड़ा खींच के स्टिचेस डालते हैं, और स्क्विंट सर्जरीज होती है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल होती है। पेशेंट की नज़र आपको नॉर्मल लगती है, पेशेंट को वापस परफेक्ट विजन की चांसेस आ जाते हैं। पर वापस से आगे चल के स्क्विंटेड आई फिर डेवलप होने का उस आँख में कोई खतरा होता है? होता है, बट उसके लिए एक जो बोलते हैं एक्सरसाइजेस करने को पेशेंट्स को हम इनकरेज करते हैं। पेशेंट्स, और अगर आप प्रॉपर आपका डाइट और सब ये रखें, और मतलब द आई एक मल्टीविटामिन्स वगैरह सब मिलते रहे, या आपको एक्सरसाइजेस, कन्वर्जिंग एक्सरसाइजेस होती है, ये सब करने के आप बराबर करते हैं, उसका प्रॉपर मेजरमेंट होता है जब मसल टाइटनिंग होती है तब, तो वो सब अगर परफेक्टली होता है तो वो चांसेस कम होते हैं कि वो वापस स्क्विंट में जाए। ओके। तो जैसे आपने अभी डाइट की बात की, तो उस विषय पे ही बढ़ते हैं आगे। एक पुराने ज़माने में मैंने मेरी दादी से सुना है ये कि आप अगर ज़्यादा गाजर खाएंगे तो आपकी आंखें सेहतमंद रहेंगी। जी। तो इस बात में क्या तथ्य है? सो ये एक्चुअली जैसे सिर्फ गाजर नहीं, बट कोई भी कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम अगर खाएं, उसमें बीटा कैरोटीन रहता है। ओके। जैसे गाजर है, अपना मैंगोज़ है, या कैप्सिकम्स है, जो कलर्ड कैप्सिकम्स है, या आप पपाया खाएं, ये सब में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। और ये बीटा कैरोटीन जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो विटामिन ए की फॉर्मेशन में ये होता है, और विटामिन ए आँखों के डेवलपमेंट के लिए, रेटिना के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक अंधेरे में अपने को कुछ नज़र आना, उधर जो रेटिना में एक सेल्स होते हैं वो विटामिन ए से डेवलप होते हैं। ओके। सो कलर्ड वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो ज़रूरी है वो है सिट्रस फ्रूट्स।
ऑरेंजेस, बेरीज, ये सारी बहुत ज़रूरी है। उससे विटामिन सी मिलता है बॉडीज़ को, और विटामिन सी से जो रिपेयर है, आई टिश्यूज़ का जो रिपेयर है, उसके वेयर एंड टेयर होती है, वो सारी रिपेयर करने में विटामिन सी बहुत काम में आता है। और अपने जो सारे नट्स है, सीड्स है, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, अपने आलमंड्स एंड ऑल ऑफ दोज नट्स यू कैन से, ये सारी भी ज़रूरी है। ये सारी आँखों को ड्राई होने से, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आँखों के लिए ज़रूरी है। वहाँ पे आँखों में क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है, उसकी ड्राइनेस से हमें बचाता है। सो ये जस्ट विटामिन गाजर की नहीं, बट ये सारी जो मतलब ये जो सारी पोषण की वस्तुएं हैं, वो सारी आँख की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। ओके, आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम लिया, जी। तो काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो वीगन हैं या जी। वेजिटेरियन हैं, जी। तो उनको अगर अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड का पोषण ऑप्टिमम रखना है तो वो क्या कंज्यूम कर सकते हैं फिर? सो वीगन पेशेंट्स पे मतलब अभी वीगन्स ये कोई तेल या ऐसा इसमें से डिराइव किया नहीं, बट आप रॉ Exactly. वॉलनट्स या रॉ आलमंड्स तो खा ही सकते हैं, मतलब Alright. सो दैट इज़ अ नेचुरल फॉर्म एक्चुअली ऑफ Okay. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हाँ, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो तो ऑब्वियसली फिश ऑयल और वो सब फिश से होता है, बट बिल्कुल। दीज हैव, मतलब ये इन सारे नट्स में इनफ प्रपोर्शन है ऑलराइट। ऑफ ऑल ऑफ दैट। ओके, सो मुझे ये बताइए कि आज तक आपके करियर में आपने सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी कौन सी देखी या खुद की है? सो मेरे जो इसमें जो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस सर्जन्स के साथ में होती है। हम हर स्टेप में वो प्रिकॉशन लेते हैं हर स्टेप, बट इवन एक्सपीरियंस सर्जन्स को कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जो 40-50 साल सर्जरीज करते हैं, उनको भी वो कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट करते हैं। सो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि एक पर्टिकुलर केस कॉम्प्लिकेटेड कौन सा था, क्योंकि हम बहुत सारी देखते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से हमको डील करना पड़ता है। बट एक जो केस मुझे याद आ रहा है, वो एक न्यूज़पेपर वेंडर थे, और उनको वो एजड भी थे काफ़ी सारे, उनको डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था, सारे कोमॉर्बिडिटीज़ थे, और उनका जो मोतिया था वो काफ़ी पका हुआ था। Okay. और वो मतलब लिटरली पत्थर जैसा, जैसे हम हार्ड कैटरैक्ट कहते हैं, वैसा था। उन्होंने वो मेरे पास आए, हमने जांच किया, हमने उनको सारे, बट वो ऑब्वियसली थोड़े नॉन अफोर्डिंग थे, और हम चैरिटेबल ट्रस्ट में कर रहे थे सर्जरीज। तब उन्होंने, बट उनको वो चैरिटेबल ट्रस्ट का भी वो कर नहीं पा रहे थे, तो हमने उनको सैंक्शन किया था फॉर अ फ्री सर्जरी। जब हम, और इतनी सारी सुविधाएं चैरिटेबल ट्रस्ट में रेटिना का बैकअप वगैरह नहीं होते हैं, बट हम जो भी बेस्ट हम कर सकते थे हमने किया। और ऐसी सर्जरी में जैसे ही हमने ओपन किया केस को, हमने देखा कि वो पूरा न्यूक्लियस, विथ द न्यूक्लियस, हम जस्ट ओपन भी नहीं करा, टच करने तक ही पूरा न्यूक्लियस ड्रॉप हो गया था। माय गॉड। सो वो जो न्यूक्लियस ड्रॉप हुआ, उसके बाद हमको इमिजिएटली क्लोज करके हमें उन्हें एक रेटिना सेटअप में ले जाना पड़ा, और फिर वो रेटिनल विट्रेक्टमी करके उसे न्यूक्लियस को उठाए, हमको दूसरी प्रकार की लेंस डालनी पड़ती है। ये बट एक, मतलब ये मुझे याद है क्योंकि वो पेशेंट के लिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, आप कह सकते हैं, या हम चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही मतलब नॉन अफोर्डिंग थे, इसलिए हमको चाहते थे कि उनकी नज़र अच्छी है, उनका पूरे घर का उनके ऊपर डिपेंडेंट था। सो हम चाहते थे कि उनका सही हो जाए, बट मतलब ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये हर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने फेस की है बहुत बार, नॉट जस्ट वंस, बहुत बार। बट एक आधा कोई पेशेंट ऐसा होता है जो अपने पे भरोसा करता है, और अपने को उनके भरोसे पे खड़े रहने की इच्छा रहती है, और ऐसे पेशेंट को फिर हमने जी तोड़ के, फिर ऑब्वियसली हम दूसरी सर्जरी, 2 स्टेप्स में सर्जरी करनी पड़ी, और उस दूसरी सर्जरी के बाद उनकी नज़र अच्छी हुई, और उनके पास से आती हुई जो दुआएं हैं वो हमारे लिए हम बहुत स्पेशल रहती है। हम उसी के लिए यू कैन से कि हम इतना सारा एफर्ट करने में हमको लगता है कि ये वर्थ इट है, ऐसा है। सो बट यस, कॉम्प्लिकेशंस आर अ पार्ट ऑफ एवरी सर्जन्स लाइफ, उसके बगैर नहीं होता है। ऑब्वियसली हमको पल पल में जब हम नहीं सोचते कि ऐसा कुछ होता है, बट वो इनोसेंट मिस्टेक्स होती है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि क्योंकि हमारी रातों की नींद उड़ जाती है
जब अगर छोटी सी भी गलती होती है जो अननोइंगली हो जाए, बट हमको पता है कि उसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है पेशेंट्स के लिए और हमारे लिए भी, बट इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम जितना अवेयर रहे, जितना उसमें फोकस्ड रहे, बट जो होना होता है कभी कभी उसे अनअवॉइडेबल यू कैन से हो जाता है। ओके, तो आप जब सर्जरी कर रहे हैं जी उस दरमियान आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ता जी है, बट एट द सेम टाइम इसके बाद जो पेशेंट जिसके साथ ये सर्जरी हुई है, जी। ओके, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं टू एंश्योर कि उसकी तरफ से कोई गलती ना हो कि वो बिगड़ जाए? सो जो आँखों की सर्जरीज़ होती है उसमें हम पेशेंट्स को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। पहले तो अब जब वो ऑपरेशन थिएटर में आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डर लगना साहजिक है उनको, ऑब्वियसली वो तो होता है, तो वो एंग्शियस रहते हैं, तो हम पहले उनको थोड़ी देर रिलैक्स करने में और इसमें थोड़ा टाइम बिताते हैं, उनसे थोड़ा कॉन्वर्सेशन करते हैं। बट पेशेंट्स को ये है कि उनको समझाया जाता है कि आप ट्राई कीजिए कि आपकी तरफ से कोई मूवमेंट ना हो, जैसे पेशेंट्स का सर हिले या उनकी आँख हिले, अगर टॉपिकल एनेस्थीसिया में सर्जरी हो रही है तो हम ये उनको बहुत जानकार कराते हैं कि आप प्लीज़ कुछ मूवमेंट मत कीजिए, अगर आपको मूवमेंट करना है तो आप आपका हाथ उठाइए या कुछ कोई साइन हमको दीजिए ताकि हम हमारा काम रोक सके आपको अगर कुछ ऐसा है तो। वो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ हम उनको बताते हैं कि पोस्ट सर्जरी कैटरैक्ट का ऑपरेशन के बाद आपको सर से नहीं नहाना है। अपने यहाँ पे मुंबई में तो बहुत बारिश होती है, इसलिए हम यूजुअली जो सर्जरीज़ हैं हम रेनी सीज़न जब बहुत ज़्यादा होता है तब हम ट्राई करते हैं हम अवॉइड करें, अगर पेशेंट चल के या बस से ट्रेन से कैसे हमारी तरफ पहुँच रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम रेनी सीज़न थोड़ा अवॉइड करते हैं जब बारिश बहुत होती है। ठंडियों के मौसम में ज़्यादा करके सर्जरीज़ बहुत ज़्यादा कैटरैक्ट की अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो बारिश का पानी है या नल का पानी है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ हमारी आँख के अंदर जाने की, क्योंकि हमारा जो मोतिया का सर्जरी है उसमें ज़्यादा करके हम टाँके नहीं लेते हैं, राइट। वो एक सेल्फ हीलिंग वाल्व क्रिएट करते हैं हम, जो खुद से बंद हो जाता है, और उसमें अगर मान लीजिए आप सर से नहाते हैं तो उसमें आँख के अंदर पानी चला गया तो उसमें इन्फेक्शन होने की आँख में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए वो एक प्रिकॉशन हम बताते हैं। हम पेशेंट्स को ये बताते हैं कि आप कोई भारी वज़न मत उठाइए क्योंकि आपकी आँखों का प्रेशर बढ़ सकता है। आपको अगर खांसी आ रही है तो आप वो हमको इमीडिएटली बताइए ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट आपको पहले से करें। ड्यूरिंग सर्जरी हम नहीं चाहते कि पेशेंट खांसे, छींके या उनको कोई भी दिक्कत आए या उनको ब्रेथलेस हो। कोई कोई पेशेंट्स को पीठ पे लेटने पे उनको ब्रेथलेसनेस होती है। ये सारी चीज़ों का जांच या सारी क्वेश्चंस और ये सब पहले ही पूछ के रखा जाता है ताकि पेशेंट्स उस बात की केयर मतलब उस बात के लिए तैयार रहे कि अरे हमको नहीं खांसना है, क्योंकि उनकी वो खांसी में मूवमेंट हो सकती है। दूसरी और चीज़ जो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप 2-3 दिन घर में रहिए, हम उनको प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं, वो ग्लासेस उनको पहनना है। उनको वो अगर वो कहीं रिक्शा से या चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कोई डस्ट आए, कोई धूल आए, ऑपरेटेड आइज़ में हम वो अवॉइड करना चाहते हैं कि कोई धूल वूल उनकी आँख में ना जाए। बिल्कुल। जी सो ऐसे केसेस में जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते होंगे जो बहुत रिमोट पार्ट से आते हैं, जी भले ही वो बारिश के सीज़न में ना आए, बट आम अगर ठंडी के सीज़न में आए या किसी और ऋतु में भी आए, जी तो उनको आप उनकी आंखों को पूरा पैच लगा के ही भेजते हैं ताकि जी उनको वो जी इशू जी ना हो? जी। सो यूजुअली जो रूरल एरियाज़ में सर्जरीज़ होती है, बहुत सारी चैरिटेबल या गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्जरीज़ होती है ऐसी मतलब एकदम रूरल एरियाज़ में भी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो उनकी गाड़ियाँ भेजते हैं, उधर उधर विजन सेंटर्स रहते हैं जो एक मतलब जो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो विजन सेंटर्स में रहते हैं वो सारी पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करते हैं। उनको पता रहता है कि ये सब मोतियाबिंद वाले पेशेंट्स हैं। वो सारे पेशेंट्स को एक डेट दी जाती है कि इस दिन उनकी सारी जांच होती है। फिर वो सारी जांच के बाद उनको एक दिन दिया जाता है जिस दिन उनका सर्जरी होता है। उस दिन सुबह ये गाड़ियाँ उनको पहुंच के कलेक्ट करती है, उनको ऑपरेशन थिएटर के हॉस्पिटल तक ले आती है, उनको ऑपरेट करते हैं, उनको वापस भेजते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट खुद से आता है रूरल एरिया से, तो या कहीं से भी अगर हमको लगता है पेशेंट वापस घर धूल में जाने वाला है तो हम उसकी आँख पैच करते हैं। उनको बोलते हैं कि आप
घर जाके अगर हम उनको अगर हमने उनको इंजेक्शन के अंडर लोकल एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के अंडर ऑपरेट किया है, तो हम उनका आँख पूरे दिन के लिए पैच रखते हैं। हम दूसरे Okay. दिन सुबह पेशेंट को बुलाते हैं और फिर हम खुद पैच खोलते हैं। ऑल राइट। अगर हमने सर्जरी ड्रॉप्स पे सिर्फ करी है, उनको इंजेक्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब उनका आँख एक्टिव है। सो फिर उनको कुछ घंटों में हम ड्रॉप्स डालना चालू करते हैं। कुछ घंटे मतलब इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी भी डालते हैं। सिर्फ चश्मे पे उनको रखते हैं, या तो उनको घर जाने तक का पैच लगाते हैं। डिपेंड्स ऑन सर्जरी वाइज, केस वाइज, डॉक्टर्स प्रेफरेंस वाइज, ऐसा। ओके। इस सब से आगे बढ़ते हुए, जैसे जी। हमने थोड़ी देर पहले रिफ्रैक्टिव एरर की बात की थी, तो उससे चश्मा, इस विषय पे हमने बात की थी। जी। आज की तारीख में कई सारी बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियां हैं जो बहुत सारे ऑप्शंस ऑफर करते हैं, जी। तो इस सब में क्या सच्चाई है? सो चश्मे का जो ब्रांडिंग्स है अभी कुछ मतलब सारी चश्मे की बहुत सारे वैरायटीज़ है। जो चश्मे का ग्लासेस है, अभी फाइबर आया है, पहले हम कांच था, अभी फाइबर। सो इसमें बहुत सारे फिल्टर्स है, ब्लू फिल्टर जिसे कहते हैं। सो ये सच बात है कि अपनी स्क्रीन्स है, जो लोग बहुत घंटों तक काम पे स्क्रीन के सामने जिनका काम है, लैपटॉप्स पे 8-8 10-10 घंटे बैठते हैं, ये सच है कि उसमें से वो हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, ब्लू लाइट का आता है, जो कि आँखों को स्ट्रेन देता है। ओके। वो आँखों को कुछ ऐसा कोई स्टडी नहीं है अभी तक जो ये प्रूव करे कि ब्लू लाइट से आँखें ख़राब हो रही है या ऐसा। हाँ, आँखों को स्ट्रेन आता है। उसके लिए हम 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। बट ब्लू लाइट से आँखें ख़राब होती है, ये एक मिथ है। मतलब ये सच्चाई, इसमें अभी तक कुछ साइंस ने प्रूव नहीं किया है। हाँ, बट उससे जो अगर आप अंधेरे में स्क्रीन देख रहे हैं, उससे आपका जो स्लीप वेक पैटर्न है वो स्पॉइल होता है। सर्केडियन साइकिल हम जिसे बोलते हैं, वो स्पॉइल होता है। आपकी नींद आपको जगा, स्क्रीन अगर आप अंधेरे में देख रहे हैं वो आपको जगा के रखते हैं। आपकी जो सोने की, अंधेरे में जाके आपको जो नींद आनी चाहिए, वैसा जो स्लीप वेक पैटर्न है वो स्पॉइल होता है। बट आँखें ख़राब होती है, ये जो है वो उसमें कोई सच्चाई अभी तक प्रूव नहीं हुई है। ऑल राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप बहुत घंटों तक काम करते हैं, अगर आप की वर्क पूरा ही कंप्यूटर पे है, तो आपको एक 20-20-20 रूल है। ओके, वो फॉलो करना चाहिए। उसमें एवरी 20 मिनट्स जो आपने काम किया है, उसके बाद 20 सेकेंड्स के लिए आपको आपकी आंखें शट करनी है। सेकेंड्स? 20 सेकेंड्स। ओके। उसमें क्या होता है कि जो मसल्स आंखों के हैं वो पूरे ऐसे फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट करने में कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। उसको आप रिलैक्स हो जाता है 20 सेकेंड्स। और फिर 20 सेकेंड्स के लिए आपको आपसे एटलीस्ट 20 फुट दूर कोई ऑब्जेक्ट, या तो आप खिड़की के बाहर कोई झाड़ देखिए, कोई घर देख लीजिए, जो भी आपसे 20 फुट दूर हो, ऐसी किसी चीज़ को देखिए फॉर अनदर 20 सेकेंड्स। उससे क्या होता है, वो मसल्स टोटली रिलैक्स हो जाते हैं। वापस आप 20 मिनट काम कीजिए, वापस 20 मिनट के लिए 20 सेकंड के लिए आप आँख शट कीजिए, वापस 20 सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट देखिए। ये अगर आप पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपकी आई स्ट्रेन, आई पेन जो होता है लोगों को विद लॉन्ग आवर्स ऑफ कंप्यूटर या लैपटॉप वर्क, स्क्रीन टाइम्स, वो नहीं होगा। वाओ। सो ये दिस इज, वो उसे 20-20-20 रूल कहते हैं। ऑल्सो ब्लू लाइट से ब्लू लाइट जो रेडिएशन है वो नॉर्मल सनलाइट में भी है, बट और स्क्रीन्स में भी है। सब जगह पे जहाँ पे भी अपने को लाइट्स से और इससे अपन है, वो सब जगह पे अपने को ब्लू लाइट्स को तो फेस करना ही है। सो अभी तक ऐसा स्टडी नहीं है कि इट इज़ हार्मफुल टू द आई, बट या वो आपकी स्लीप वेक साइकिल को अफेक्ट कर रही है। जो हमारी मेजर कंपनीज हैं चश्मे की, वो जो चश्मे ऑफ़र करती हैं वो बहुत हाई एंड प्रोडक्ट होता है। मतलब इट स्टार्ट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम अराउंड 8,000 रुपीज़ एंड इट गोज़ ऑल द वे अप टू 25,000 रुपीज़। बट जो एक आम इंसान, जैसे आपने थोड़ी देर पहले रूरल पार्ट्स की बात की, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनमें कई बार ऐसा लगता है ना उनको कि मान लीजिए अगर कोई भी सेलिब्रिटी को वो देख रहे हैं, तो सेलिब्रिटी के पास जो चश्मा है वो हो सकता है 25,000 का है, उनके पास जो चश्मा है वो हो सकता है सिर्फ 500 या 1000 रुपये का है। तो इसमें भी कोई मिथ है कि वो चश्मा महंगा है मतलब अच्छा है, और ये चश्मा सिर्फ 1000-1200 का है मतलब ख़राब है, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो आपको ब्रांडेड कंपनीज का सिर्फ ब्रांडिंग है। ओके। जैसे आप कोई 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं और आप एक नॉर्मल ढाबे पे खाना खाते हैं, मतलब इट वो सिर्फ ब्रांड्स की वजह से वो चश्मे आपको ऑब्वियसली सारी स्ट्रैटा, सारे लोगों के लिए, सारे पूरे पॉपुलेशन में जितने भी आपके ग्रेड्स हैं उन सारे लोगों के लिए चश्मा अवेलेबल है। और वो चश्मा आपको सादे से सादे में भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हमारे इंडियन कंपनीज़ है जो बहुत ही मिनिमल रेट पे भी चश्मा बनाते हैं। आप लोकल वेंडर्स के पास जाइए, आपको 500 रुपीज़ का भी चश्मा मिलेगा, 200-300 रुपये का भी मिलेगा, यहाँ तक कि 100 रुपये का भी चश्मा मिल सकता है। ऑब्वियसली आपको ब्रांड्स, जो लोग ब्रांड कॉन्शियस है वो ये प्रेफर करते हैं कि अरे मुझे यही ब्रांड का, एग्जैक्टली। यही एंड का, यही इतना क्लियर, वो क्योंकि वो उनकी मतलब एक कंपनीज का ये रहता है कि अरे ये मेरा इतना क्लियर है, ऐसा है। बट ये नॉर्मल इसमें शायद क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस हो, बट उससे विजन में या उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको उस चश्मे से भी, जो आपका सिंपल चश्मा है उससे भी क्लियर दिखता है और वो ब्रांड वाले से भी आपको क्लियर दिखता है। सो वो मतलब एक जस्ट ये है कि अरे मेरे पास मार्केटिंग गिमिक, यू कैन से दैट, यस। ओके। सो अभी हम लोग बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी। एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके, मैं आपको 3 अलग अलग एज डिविजन्स देता हूँ। जी। आप इन लोगों को उनके डाइट और Yeah. डेली हैबिट्स में क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जी। सबसे पहला यूथ विच इज़ बिलो 18। सो यूथ के लिए यही है, बिकॉज आज हमारा लाइफ टोटली स्क्रीन्स पे है। हमको अगर कैब बुक करनी है तो हमें स्क्रीन चाहिए, अगर हमको बैंक ट्रांसफ़र करना है तो हमको स्क्रीन चाहिए, हमको कुछ ऑर्डर करना है तो फ़ीस भरनी है तो स्क्रीन है, मतलब हर चीज़ में हमको फ़ोन या हमारा लैपटॉप्स चाहिए। सो इसलिए हम यूथ को यही कहेंगे कि आप इधर, अगर आपके लॉन्ग आवर्स है, आपकी पढ़ाई पूरी उस पर है, आपका वर्क पूरा उस पर है, तो आप प्लीज़ 20-20-20 रूल फॉलो कीजिए। प्रोटेक्टिव ग्लासेस ऑल्सो आर बेनिफिशियल टू सम एक्सटेंट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जो आपका न्यूट्रिशन है वो अच्छा रखिए, अच्छा पौष्टिक खाना खाइए, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको यूथ के लिए इतना है कि वो अगर उनका आज से वो आई स्ट्रेन का कंट्रोल रखे तो उनकी थोड़ी एज के बाद 10-20 साल बाद उनकी आंखें टोटली थक नहीं जाएंगी, उनकी वो मसल की स्ट्रेंथ, आई मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। दूसरा एज ग्रुप वुड बी, मान लीजिए 19 या 20 साल की उम्र से लेके ऑल द वे अप टू 40s तक। सो ये एज ग्रुप में कैसा रहता है कि जो वर्किंग पीपल रहते हैं, दे आर यंग ऑल्सो, और वो लोग थोड़ा इनिशियल उनको 40 ही का नंबर लगने वाले रहते हैं। ऐसे वालों को भी उनका वर्क स्ट्रेन रहता है, उनको भी ऑब्वियसली न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, उनको भी 20-20 रूल फॉलो करना है। उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है कि अरे अपनी आँखों में क्या कुछ चेंजेस आ रही है, क्या अपन जो स्ट्रेंथ एक 20 साल की उम्र में रहती है वो धीरे धीरे कम होती है। बिल्कुल। वो स्ट्रेंथ जो अगर आप 40 ईयर्स, एक 20 ईयर्स को और एक 40 ईयर्स को रखेंगे तो ऑब्वियसली जो आपको आँखों को खींच के आपको दूर का कुछ दिखेगा वो 40 में नहीं दिखेगा। उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए कि अरे हमको 40 का नंबर आने वाला है, या हमको ये चेंजेस है, या हम उतना स्ट्रेन करके ना दिखे। उससे अच्छा आप छोटा सा चश्मे का पावर पहन लीजिए, आपको आपकी आइज़ को रिलैक्स हो जाएगा। ऑल राइट। या एंड कमिंग टू द लास्ट वन, मान लीजिए एनीवन हु इज़ 40 अबव या जी। फिर ओल्ड एज पीपल। सो 40 अबव मोस्टली यही चांसेस रहते हैं कि कैटरैक्ट्स डेवलप होते हैं, या आपको कुछ डिजीज़ होने की, या आपको हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड डायबिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ों का आपको ऑब्वियसली वो सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अगेन न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये सारी अगर डिजीज़ेज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आप आपके आई चेकअप्स कीजिए, रेगुलर चेकअप्स। आपको अगर आपको धब्बे दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट, धूप में जाने पे बहुत ज़्यादा लाइट लगती है, तो आप आपका विजन चेक कराइए। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी मुझे शार्पली नहीं दिख रहा है, सब धुंधला नज़र आए, तो आप आपका आँख चेक कराइए। मतलब ये सारी चीज़ों के लिए आपको अलर्ट रहना होगा कि अरे मेरी विजन स्पॉइल हो गई है। या आप, अगर आपको लगता है कि आपको कम दिख रहा है तो आप एक आँख पे हाथ रख के देखिए कि कौन सी आपकी आँख ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि एक दोनों के कंपैरिजन में कि एक स्ट्रॉन्ग है, तो आप आपके आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकेंगे कैटरैक्ट्स के लिए, या
कुछ भी और हो उसके लिए आपको गाइड हो सकेगा। ओके, जी। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये आपका पहला पॉडकास्ट था, जी, तो जी। आप मुझे बताइए कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? इट वॉज़ रियली नाइस एंड मुझे ये बहुत खुशी है इस बात की कि आपके द्वारा, आपके ये चैनल के द्वारा, आपके पॉडकास्ट के द्वारा हम एटलीस्ट लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके, लोगों को जानकार बना सके, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके लिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बचपन से अगर हम बच्चों को या थोड़े ऐसे हेल्दी हैबिट्स जिसे कहते हैं कि प्रॉपर खाना खाना, प्रॉपर तरीके से सोना, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना, जब हम पढ़ते हैं तो 1 फुट का डिस्टेंस पकड़ना, ये सब जो चीज़ें बचपन से अगर सिखाई जाए तो जो आँखों के उन बच्चों को या बड़ों को जो दिक्कतें होती है वो एक होने की संभावना थोड़ी कम कर सके अच्छे से। और हेल्दी हैबिट्स जो टबैको स्मोकिंग कंट्रोल करना या बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखना या हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स है उनको, सारे टॉक्सिन्स को दूर रखना, ये सब मुझे ये लगता है कि बच्चों को, सब बड़ों को, सबको इस बात का ज्ञान हो तो उससे उनकी लाइफ सुधर सकती है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मैं रोज़ सुबह आँख धोता हूँ। आँखों को धोने की ज़रूरत नहीं होती है। आँखों को ऑलरेडी उनके अंदर न्यूट्रिशन है जो वो खुद से वो अपने आप को हील करते हैं। अच्छा। लोग सुबह सुबह उठ के आँखों में पानियों का छींटा मारते हैं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है होती है। उसमें आँख में एक टियोफ्लेम होती है, वो फट जाती है ओह। और पूरी इन्फेक्शंस की साइकिल चालू होती है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो सारी जनता की आपके द्वारा, आपके पॉडकास्ट के द्वारा लोगों तक पहुँचे ताकि Sure. लोग इस बारे में अवेयर रहे। बिल्कुल। या सो डॉक्टर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। Thank और you. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगली बार ज़रूर समय निकाल के आइए ताकि हम लोग बहुत अच्छी जानकारी दे पाएँ। देन थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. प्रतीक, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपकी टीम के साथ ये सारी बातें करने में। Thank you. थैंक यू।